इस स्मार्टफोन के अंदर 62 माइक्रोचिप्स हैं, जिनमें कुल 90 बिलियन ट्रांजिस्टर हैं। ये माइक्रोचिप्स अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं और सभी प्रौद्योगिकी की आधारशिला हैं, लेकिन अरबों नैनोस्कोपिक ट्रांजिस्टर को एक छोटी चींटी के आकार के माइक्रोचिप में कैसे बनाया जाता है? खैर, ये सभी माइक्रोचिप्स इस तरह के एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट में निर्मित किए गए थे। इसके अंदर एक साफ कमरा है जो 8 फुटबॉल मैदानों के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें सैकड़ों मशीनें भरी हुई हैं, जिनका आकार वैन से लेकर सिटी बस तक है और जिनकी कीमत $170 मिलियन तक है। इस माइक्रोचिप फैक्ट्री में सिलिकॉन वेफर एक मशीन से दूसरी मशीन तक जाते हैं और 3 महीने तक लगभग 1000 प्रक्रियाओं से गुजरते हैं और उत्पादन के अंत तक प्रत्येक सिलिकॉन वेफर सैकड़ों सीपीयू चिप्स से ढका होगा, जिनमें से प्रत्येक में 26 बिलियन ट्रांजिस्टर होंगे। जब हम जूम इन करते हैं तो हम नीचे नैनोस्कोपिक ट्रांजिस्टर और ऊपर तारों की 1 दर्जन से ज्यादा परतें देख सकते हैं। फिर इस एकीकृत सर्किट को वेफर से काटा जाता है, परीक्षण किया जाता है और पैक किया जाता है ताकि इसे आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जा सके। इस वीडियो में हम संपूर्ण माइक्रोचिप निर्माण प्रक्रिया का पता लगाने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि कैसे दुनिया की सबसे तकनीकी रूप से उन्नत माइक्रोचिप फैक्ट्रियों में से एक में अरबों नैनोस्कोपिक ट्रांजिस्टर और तारों की एक असंभव जटिल 3D भूल भुलैया का निर्माण किया जाता है। यह एक अविश्वसनीय रूप से जटिल प्रक्रिया है, इसलिए बने रहें और सीधे शुरू करें। माइक्रोचिप निर्माण कैसे काम करता है, इसे समझने के 2 पहलू हैं। पहला, नैनोस्कोपिक ट्रांजिस्टर और तारों की भूल भुलैया बनाने के लिए आवश्यक चरणों और प्रक्रियाओं का क्रम है, जबकि दूसरा यह है कि सेमीकंडक्टर फैब और क्लीन रूम फ्लोर के बहुमिलियन डॉलर के उपकरण कैसे काम करते हैं। और हम पूरी तस्वीर पाने के लिए इन दोनों पक्षों के बीच फ्लिप करेंगे। आइए इस डेस्कटॉप कंप्यूटर को खोलकर शुरू करें। सीपीयू पर ध्यान केंद्रित करें और देखें कि अंदर क्या है। यहां हमारे पास एक एकीकृत सर्किट या डाई है, जिसे हम चिप के रूप में संदर्भित करेंगे। इस चिप में 24 कोर, एक मेमोरी कंट्रोलर, एक ग्राफिक्स प्रोसेसर और कई अन्य खंड हैं। एक कोर के अंदर हम इसके ब्लॉक डायग्राम और विभिन्न तत्वों को देख सकते हैं। इस मल्टीप्लाई ब्लॉक पर जूम इन करने पर हमें 44,000 ट्रांजिस्टर का लेआउट मिलता है, जो भौतिक रूप से 32 बिट गुणन को निष्पादित करते हैं और सीपीयू में कुल 26 बिलियन ट्रांजिस्टर का केवल 0.00017% हिस्सा बनाते हैं। और भी जूम इन करने पर हमें धातु के तारों या इंटरकनेक्ट की परतें दिखाई देती हैं और सबसे नीचे ट्रांजिस्टर होते हैं, जो बुनियादी लॉजिक गेट बनाते हैं। ध्यान दें कि धातु के इंटरकनेक्ट की ये परतें तैरती हुई नहीं हैं, बल्कि आप जो खाली जगह देखते हैं वह इंसुलेटिंग सामग्रियों से भरी हुई है। इस प्रकार संरचना प्रदान करती है और धातु के तार की परतों को छूने से रोकती है। इसके अलावा यहाँ हम केवल नीचे के ट्रांजिस्टर और परतों के बीच लंबवत यात्रा करने वाले धातु के इंटरकनेक्ट की 5 परतें दिखा रहे हैं। वास्तव में सीपीयू में तारों की कुल 17 धातु परतें हैं और स्तरों के प्रत्येक क्रमिक सेट में बड़े से बड़े इंटरकनेक्ट का उपयोग होता है। नीचे की ओर स्थानीय इंटरकनेक्ट हैं, जो इस 32 बिट मल्टीप्लाई सर्किट के चारों ओर डेटा ले जाते हैं। बीच में इंटरमीडिएट इंटरकनेक्ट हैं, जो कोर के चारों ओर डेटा ले जाते हैं, और सबसे ऊपर ग्लोबल इंटरकनेक्ट हैं, जो पूरे सीपीयू के चारों ओर डेटा ले जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रांजिस्टर कितने छोटे हैं। फिर से जूम इन करने पर और इंटरकनेक्ट परतों से आगे बढ़ने पर हमें फिनफेट्स मिलते हैं, जो ट्रांजिस्टर हैं जिनके चैनल का आयाम 36x6y52 नैनोमीटर है और ट्रांजिस्टर से ट्रांजिस्टर पिच 57 नैनोमीटर है। स्पष्ट रूप से ट्रांजिस्टर अविश्वसनीय रूप से छोटे हैं। आकार की तुलना के लिए यहाँ एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक धूल कण और एक मानव बाल है। अब जब आपको पता चल गया है कि ट्रांजिस्टर और धातु के इंटरकनेक्ट की भूल भुलैया कैसी दिखती है, तो आइए जानें कि उन्हें कैसे बनाया जाता है। हम एक उदाहरण से शुरू करेंगे। कल्पना करें कि आप एक केक बना रहे हैं, जिसकी ऊंचाई 80 परतें हैं और प्रत्येक परत को एक अनोखे आकार में काटा गया है। इस केक को बनाने के लिए रेसिपी में 940 चरण हैं, जिन्हें पूरा करने में 3 महीने लगते हैं और इसमें सैकड़ों विदेशी सामग्री शामिल होती है। और अगर कोई माप, बेकिंग समय या तापमान 1% से भी ज्यादा गलत है, तो केक पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है।
माइक्रोचिप बनाना कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये और भी ज्यादा जटिल है। आइए इस एकीकृत सर्किट की एक परत को देखें और इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए सरलीकृत चरणों को देखें। शुरू करने के लिए वेफर के ऊपर इंसुलेटिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक परत जमा की जाती है और फिर प्रकाश संवेदनशील फोटोरेसिस्ट की एक परत शीर्ष पर फैलाई जाती है। इसके बाद यूवी प्रकाश और एक स्टेंसिल का उपयोग करके फोटोरेसिस्ट पर एक पैटर्न लगाया जाता है। फिर विलायक का उपयोग यूवी प्रकाश से प्रभावित क्षेत्रों को हटाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार एक मुखौटा परत बनाई जाती है। मास्क का उपयोग करके प्रकट सिलिकॉन डाइऑक्साइड को पिछली परत तक हटा दिया जाता है। इसके बाद मास्क परत को हटा दिया जाता है और वेफर को ढकने और उन क्षेत्रों को भरने के लिए तांबे की एक परत डाली जाती है जो अभी अभी उकेरे गए थे। अंत में सतह को पीसकर समतल किया जाता है ताकि तांबे और इंसुलेटर पैटर्न दिखाई दें और इस प्रकार एक एकल परत पूरी हो जाती है। अगली परत बनाने के लिए जो धातु के व्यास का एक ऊर्ध्वाधर सेट है, हम चरणों के उसी सेट को दोहराते हैं, लेकिन फोटोमास्क के लिए एक अलग पैटर्न का उपयोग करते हैं। चूंकि ये सभी परतें चरणों के एक ही सेट का उपयोग करके बनाई गई हैं, इसलिए चरणों को एक घड़ी की तरह एक चक्र के रूप में कल्पना करना अधिक प्रभावी है। डाई की सभी 80 परतों को बनाने के लिए इस क्रम को बार बार दोहराया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप 940 चरण होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नीचे के फिनफेट ट्रांजिस्टर धातु के तारों की तुलना में और भी जटिल हैं और इसलिए उन्हें बनाने के लिए अतिरिक्त चरणों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वेफर पर गिरे धूल के कणों को धोने के लिए वेफर को साफ करना, साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए वेफर का निरीक्षण करना कि सब कुछ ठीक से बनाया जा रहा है, ये अक्सर किया जाता है और इन चरणों को सर्कल में जोड़ने की आवश्यकता है। इनमें से प्रत्येक प्रक्रिया चरण को पूरा करने के लिए एक अलग उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब जब हमें चरणों की समझ हो गई है, तो आइए इस सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट पर एक नजर डालें। यह CPU 300 मिलीमीटर सिलिकॉन वेफर पर निर्मित होता है, जिसमें 230 CPU चिप्स फिट हो सकते हैं। इसके विपरीत ड्रम चिप्स काफी छोटे होते हैं और इस प्रकार एक वेफर पर उनमें से 952 फिट हो सकते हैं। इन सिलिकॉन वेफर्स को फ्रंट ओपनिंग यूनिवर्सल पोर्ट या FUP नामक कंटेनर का उपयोग करके 25 के ढेर में ले जाया जाता है। इस सीलबंद प्लास्टिक वेफर वाहक को ओवरहेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उपयोग करके क्लीन रूम फ्लोर के चारों ओर ले जाया जाता है, जो FUP को टूल के लैंडिंग पैड पर कम करता है। उपकरण के अंदर रोबोटिक भुजाएं वैक्यूम लोड लॉक के माध्यम से वेफर को अलग अलग प्रक्रिया कक्षों में ले जाती हैं, जहां सामग्री को जोड़ा जाता है, हटाया जाता है या उन तरीकों से संसाधित किया जाता है जिन्हें हम बाद में देखेंगे। फिर वेफर्स को FUP में वापस लाया जाता है, अंदर से फिर से सील किया जाता है, ओवरहेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक उठाया जाता है और अगले उपकरण पर ले जाया जाता है और गिराया जाता है, जहां प्रक्रिया का अगला चरण पूरा होता है। 80 अलग अलग परतों से बनी पूरी चिप बनाने के लिए उपकरण से उपकरण तक यात्रा करने में 3 महीने लगते हैं, जहां प्रत्येक पड़ाव पर 940 प्रक्रिया चरणों में से एक पूरा होता है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट या फैब की माइक्रोचिप बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आमतौर पर पंक्तियों में व्यवस्थित दर्जनों समान सेमीकंडक्टर उपकरण होते हैं जो समान प्रक्रिया करते हैं। क्लीन रूम फ्लोर पर कुल 435 सेमीकंडक्टर उपकरण हैं, जिसके परिणामस्वरूप फैब की उत्पादन क्षमता 50,000 वेफर या 11.5 मिलियन CPU प्रति माह है। इन उपकरणों के नाम काफी जटिल हैं, इसलिए हम उन्हें उनकी कार्यक्षमता के अनुसार वर्गीकृत करके शुरू करेंगे। इसमें 6 समूह हैं: मास्क परत बनाना, सामग्री जोड़ना, सामग्री निकालना, सामग्री को संशोधित करना, वेफर को साफ करना और अंत में वेफर का निरीक्षण करना। हमने विभिन्न कार्यात्मक समूहों को विभिन्न उपकरणों और प्रक्रिया चरणों में रंग कोडित किया है ताकि आप भ्रमित न हो। आइए अब इनमें से प्रत्येक अर्धचालक उपकरण को देखें और देखें कि वे विभिन्न तरीकों से वेफर को कैसे संसाधित करते हैं। हम उन उपकरणों से शुरू करेंगे जिनका उपयोग मास्क परत बनाने के लिए किया जाता है या वेफर पर नैनोस्कोपिक स्टेंसिल। इन उपकरणों में फोटोरेजिस्ट स्पिन कोटर, फोटोलिथोग्राफी टूल, डेवलपर और फोटोरेजिस्ट स्ट्रिपर शामिल हैं। सबसे पहले
फोटोरेजिस्ट स्पिन कोटर वेफर की सतह पर एक प्रकाश संवेदनशील परत लगाता है और इसे एक नरम बेक के माध्यम से भेजता है, जहां फोटोरेजिस्ट से विलायक को वाष्पित करने के लिए वेफर को गर्म किया जाता है। इसके बाद वेफर लिथोग्राफी टूल में जाता है, जो एक स्टेंसिल के माध्यम से यूवी प्रकाश को चमकाता है, जिसे तकनीकी रूप से फोटोमास्क कहा जाता है। प्रकाश स्टेंसिल से होकर गुजरता है और फिर नैनोस्कोपिक पैटर्न बनाने के लिए इसे कम या छोटा कर दिया जाता है। जहां भी स्टेंसिल से प्रकाश वेफर को छूता है, फोटोरेसिस्ट कमजोर हो जाता है। फिर वेफर डेवलपर के पास जाता है और कमजोर फोटोरेसिस्ट धुल जाता है, जिससे वेफर पर केवल पैटर्न वाला नैनोस्कोपिक स्टेंसिल रह जाता है। फिर वेफर को बचे हुए फोटोरेसिस्ट को सख्त करने के लिए हार्ड बेक के माध्यम से भेजा जाता है। इसके बाद वेफर प्रसंस्करण से गुजरने के लिए अन्य उपकरणों की यात्रा करता है और एक बार ये प्रक्रियाएं पूरी हो जाने के बाद वेफर एक फोटोरेसिस्ट स्ट्रिपर में चला जाता है, जो फोटोरेसिस्ट मास्क परत को भंग करने और हटाने के लिए विलायक का उपयोग करता है। और इस तरह एक मास्क परत बनती है और फिर हटा दी जाती है। फोटोलिथोग्राफी उपकरण सबसे महत्वपूर्ण में से एक है, तो चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। अंदर एक यूवी प्रकाश स्रोत है, प्रकाश को केंद्रित करने के लिए लेंस का एक सेट, एक फोटोमास्क जिसमें पैटर्न की जाने वाली परत का स्टेंसिल या डिजाइन होता है, और एक वेफर वाहक होता है। फोटोमास्क 6x6 इंच का होता है और सीपीयू के आयामों के आधार पर सीपीयू डिजाइन की एक परत की 2 कापियां फिट हो सकती हैं। इन विशेष ऑप्टिक्स के साथ एक फोटोमास्क का उपयोग करने का उद्देश्य यह है कि यह कुछ ही मिनटों में एक ही वेफर पर 230 अभिन्न सीपीयू पर अरबों नैनोस्कोपिक ट्रांजिस्टर और तारों के लिए एक डिजाइन को कॉपी और पेस्ट करने का एक विश्वसनीय तरीका है। प्रकाश के फोटोमास्क से गुजरने के बाद यूवी प्रकाश पैटर्न को 4 गुना छोटा करने और फोटोरेसिस्ट पर डिजाइन की एक परत को प्रिंट करने के लिए और लेंसों पर जाता है। वेफर वाहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर कदम रखता है। प्रत्येक स्टॉप पर फोटोमास्क छवि को प्रिंट करता है जब तक कि सभी 230 चिप्स पैटर्न नहीं बन जाते। आइए एक विवरण स्पष्ट करें। हमारे पिछले उदाहरणों में हमने सीपीयू में 80 परतों के बारे में बहुत बात की थी। विशेष रूप से हम जिस चीज का उल्लेख कर रहे थे वह वेफर पर पैटर्न की सभी अलग अलग परतों को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फोटोमास्क और मास्क परतों की संख्या है। इसलिए एक पूर्ण सीपीयू चिप 80 अलग अलग फोटोमास्क का उपयोग करता है, जिनमें से प्रत्येक की कीमत $3 लाख है। एक समय में केवल एक मास्क परत को पैटर्न किए जाने के साथ यह सीपीयू चिप लिथोग्राफी टूल पर 80 अलग अलग दौरों से गुजरेगी। हम फोटोलिथोग्राफी के बारे में बात करते हुए 1 और घंटा बिता सकते हैं, लेकिन चलिए टूल की अगली श्रेणी पर चलते हैं। वेफर पर सामग्री जोड़ने या जमा करने के लिए डिपोजिशन टूल का उपयोग किया जाता है। कई बार हम फोटोलिथोग्राफी चरण से मास्क लेयर का उपयोग मास्क लेयर द्वारा उजागर किए गए क्षेत्रों में सामग्री जोड़ने के लिए करते हैं, जैसे कि स्टेंसिल के माध्यम से स्प्रे पेंटिंग। परतों को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्वों और यौगिकों की विस्तृत श्रृंखला के कारण डिपोजिशन टूल में प्रत्येक प्रकार के लिए जटिल नामों और संक्षिप्त नामों के साथ विविधताओं की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। लेकिन मूल रूप से 3 मुख्य समूह की सामग्री होती है जिन्हें वेफर पर जोड़ा या जमा किया जाता है। तांबा या टैंटालम जैसी धातुएं, इंसुलेटर जिन्हें आमतौर पर ऑक्साइड कहा जाता है, और सिलिकॉन की क्रिस्टलीय परतें। विभिन्न सामग्रियों का प्रत्येक समूह वेफर पर सामग्री जमा करने के लिए अलग अलग भौतिकी और रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करता है, और इसलिए सामग्री जमा करने वाले उपकरण के लिए एक अलग तकनीकी नाम होता है। जमा करने वाले उपकरणों में आमतौर पर एक केंद्रीय वेफर हैंडलिंग कक्ष होता है, जिसके किनारों पर विभिन्न कक्ष जुड़े होते हैं, जिनमें से प्रत्येक केवल एक ही तत्व या यौगिक को जोड़ने के लिए समर्पित होता है। मशीनों की अगली श्रेणी इसके विपरीत काम करती है, जो सामग्री को निकालना है। 2 मुख्य विधियां हैं। पहला है नक्काशी। एचर या तो संक्षारक रसायनों या उच्च ऊर्जा प्लाज्मा का उपयोग करते हैं ताकि वेफर की सतह से सामग्री को प्रतिक्रिया करके हटा सके। इनका उपयोग आमतौर पर मास्क लेयर स्टेंसिल के साथ किया जाता है ताकि मास्क द्वारा उजागर सामग्री को हटाया जा सके। इस प्रकार एक छेद बनाया जा सके जिसे बाद में एक डिपोजिशन टूल द्वारा भरा जा सके। सामग्री को हटाने की दूसरी विधि CMP है,
जो रासायनिक यांत्रिक समतलीकरण है। CMP में घोल लगाया जाता है और वेफर की ऊपरी सतह को पीसने और पॉलिश करने के लिए अपघर्षक पैड का उपयोग किया जाता है, जिससे यह पूरी तरह से समतल हो जाता है। CMP वेफर की ऊपरी परतों को समतल करता है और आमतौर पर प्रक्रियाओं के चक्र में अंतिम चरण के रूप में उपयोग किया जाता है, ताकि वेफर को दूसरी परत जोड़ने के लिए तैयार किया जा सके। चौथी श्रेणी में वे उपकरण शामिल हैं जो सिलिकॉन को संशोधित करते हैं और इन्हें आयन इम्प्लांटर कहा जाता है। ये उपकरण फोटोमास्क स्टेंसिल का उपयोग करके अनमास्क किए गए क्षेत्रों पर फॉस्फर, बोरॉन या अन्य तत्वों से बमबारी करते हैं, ताकि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए आवश्यक P और N क्षेत्र बनाए जा सके। इसलिए आयन इम्प्लांटर का उपयोग केवल लाइन के फ्रंट एंड में किया जाता है। आपको लग सकता है कि यह सामग्री जोड़ रहा है। हालांकि आयन इम्प्लांटर सिलिकॉन के हर 10,000 परमाणुओं के लिए केवल फॉस्फोर या बोरॉन का लगभग 1 परमाणु जोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त, जबकि अन्य मशीनें वेफर के ऊपर एक परत स्प्रे पेंट करती हैं, आयन इम्प्लांटर सिलिकॉन जाली में परमाणुओं को गहराई से फेंकते हैं, जैसे कि एक तोप एक बेसबॉल को कंक्रीट की दीवार में 6 फीट अंदर तक फेंकती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर सिलिकॉन जाली को नुकसान पहुंचाती है। यही कारण है कि अगला कदम एनीलर नामक एक अलग उपकरण का उपयोग करके वेफर को गर्म करके सिलिकॉन की मरम्मत करना है। पांचवीं श्रेणी के उपकरणों का उपयोग वेफर से किसी भी दूषित पदार्थ या कणों को साफ करने और हटाने के लिए किया जाता है। ये वेफर वॉशर वेफर को साफ करने के लिए अल्ट्राशुद्ध पानी का उपयोग करते हैं और फिर इसे नाइट्रोजन या गर्म आइसोप्रोपिल अल्कोहल से सुखाते हैं। वेफर पर गिरे किसी भी आवारा कण को हटाने के लिए वेफर की सफाई अक्सर की जाती है। और अंत में छठा उपकरण है जो दोषों के लिए ट्रांजिस्टर और धातु परतों का निरीक्षण करता है, और इसे मेट्रोलॉजी उपकरण कहा जाता है। एक सामान्य मेट्रोलॉजी उपकरण नैनोमीटर स्तर के रिजोल्यूशन वाले स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करता है, ताकि वेफर की ऊपरी सतह की तस्वीरें ली जा सकें और यह निर्धारित किया जा सके कि सतह पर अनुचित पैटर्न वाली परतें या कण जैसे दोष हैं या नहीं। जब एक एकीकृत सर्किट का निर्माण किया जाता है, जिसे पूरा होने में 3 महीने लगते हैं, तो प्रगति की बार बार निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक प्रक्रिया नैनोमीटर स्तर की सटीकता के साथ निष्पादित की जा रही है। अब जबकि हमने प्रत्येक श्रेणी को कवर कर लिया है, यहाँ सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र में उपकरणों के लेआउट के साथ साथ रंग कोडित प्रक्रिया चरण दिए गए हैं। आइए एकल धातु इंटरकनेक्ट परत के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले चरणों के पूरे सेट को देखें। सबसे पहले वेफर पर इंसुलेटिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक परत जमा की जाती है। इसके बाद सतह पर फोटोरेसिस्ट फैलाया जाता है और विलायक को हटाने के लिए वेफर को नरम बेक के माध्यम से भेजा जाता है। फिर वेफर फोटोलिथोग्राफी उपकरण में जाता है, जहां फोटोमास्क से डिजाइन को प्रकाश द्वारा प्रभावित फोटोरेसिस्ट के क्षेत्रों को कमजोर करके वेफर पर प्रत्येक चिप में स्थानांतरित किया जाता है। इसके बाद वेफर डेवलपर के पास जाता है, ताकि लिथोग्राफी टूल से प्रकाश से प्रभावित होने वाले हिस्सों को धोया जा सके और फिर बचे हुए फोटोरेसिस्ट को सख्त करने के लिए हार्ड बेक के माध्यम से। मास्क लेयर बनने के बाद वेफर एक एचिंग टूल में जाता है, जहां एक प्लाज्मा एचर उजागर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के माध्यम से एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हटाता है, जब तक कि यह पिछली परत के धातु के छिद्रों तक नहीं पहुंच जाता। इसके बाद वेफर को एक फोटोरेसिस्ट स्ट्रिपर में भेजा जाता है, जहां मास्क लेयर को हटा दिया जाता है। इसके बाद वेफर एक भौतिक वाष्प जमाव उपकरण में जाता है, जहां धातुओं का एक क्रम उजागर पैटर्न को भरता है और वेफर को धातु में कोट करता है। अंत में वेफर को एक रासायनिक यांत्रिक समतलीकरण उपकरण में भेजा जाता है, जहां धातु को पीस दिया जाता है, ताकि जो कुछ भी बचा है वह इंसुलेटिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड और प्रवाहकीय तांबे के इंटरकनेक्ट की एक सपाट परत है, जो फोटोमास्क पैटर्न से मेल खाती है। एक एकल धातु परत अब पूरी हो गई है और वेफर अगले चक्र के लिए तैयार है, जहां इंसुलेटिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड और व्यास को जोड़ा जाएगा। ध्यान दें कि सफाई और वेफर मेट्रोलॉजी या निरीक्षण चरण इनमें से कई अन्य चरणों के बीच में होते हैं। इसके अलावा ट्रांजिस्टर बनाने की प्रक्रिया के चरण कम सीधे होते हैं और आयन इम्प्लांटर का उपयोग करते हैं, और इसलिए हम उन्हें ट्रांजिस्टर भौतिकी और डिजाइन पर एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। ये चरण वेफर पर एकीकृत सर्किट बनाने के लिए है।
हालांकि माइक्रोचिप बनाने में कुछ अतिरिक्त चरण होते हैं जिनके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन वहां पहुंचने से पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सेमीकंडक्टर उद्योग सटीक उपकरण लेआउट और ट्रांजिस्टर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया चरणों और व्यंजनों के बारे में अविश्वसनीय रूप से गुप्त है। हम माइक्रोचिप्स कैसे बनाई जाती हैं, इस पर सबसे अच्छा वीडियो बनाना चाहते थे और हमें जानकारी और संदर्भ छवियों के लिए इंटरनेट और पाठ्य पुस्तकों को खंगालने में 180 घंटे लगे, और जो हमने पाया उसका उपयोग करके हमने इनमें से प्रत्येक उपकरण, एकीकृत सर्किट और सेमीकंडक्टर फैब की कई परतों को मॉडलिंग करने में 205 घंटे बिताए। इसके अलावा स्क्रिप्ट लिखने में लगभग 100 घंटे लगे और फिर इन सभी दृश्यों को एनिमेट करने में 825 घंटे से ज्यादा का समय लगा। नतीजतन इस वीडियो को बनाने में 1300 घंटे से ज्यादा का समय लगा और इसे देखना पूरी तरह से मुफ्त है। हम इस तरह के और वीडियो बनाना चाहते हैं जहां हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं इस पर चर्चा करते हैं, और हम आपकी मदद के बिना ऐसा नहीं कर सकते। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कुछ सेकंड के लिए नीचे स्क्रॉल करें, नीचे एक टिप्पणी लिखें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करें या किसी दोस्त या सहकर्मी को भेजें। सच में आपके समय के कुछ सेकंड आपकी सोच से कहीं ज्यादा मदद करते हैं। धन्यवाद। तो फिर माइक्रोचिप बनाने में अतिरिक्त चरण क्या हैं? फैब में चिप निर्माण से पहले हमें सबसे पहले क्वार्ट्जाइट को शुद्ध सिलिकॉन में परिष्कृत करके सिलिकॉन वेफर्स का निर्माण करना होता है और फिर एक मोनोक्रिस्टलाइन पिंड को विकसित करके उसे वेफर्स में काटना होता है। संदर्भ के लिए ये 300 मिलीमीटर के वेफर लगभग 3/4 मिलीमीटर मोटे होते हैं। उनके किनारे पर एक बारकोड होता है और क्रिस्टल जाली की दिशा को इंगित करने के लिए उनमें एक छोटा सा पायदान होता है। इसके अलावा ये वेफर अविश्वसनीय रूप से नाजुक होते हैं और टूटने पर सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाते हैं। एक वेफर की कीमत लगभग $100 होती है, लेकिन सीपीयू से भरे जाने के बाद इसकी कीमत लगभग $100,000 हो जाती है, जिससे यह सचमुच सोने के वजन से 10 गुना ज्यादा कीमती हो जाता है। चिप निर्माण के बाद के चरणों में आगे बढ़ते हुए तैयार वेफर को एक अलग इमारत में भेजा जाता है, जहां प्रत्येक सीपीयू का कठोर परीक्षण किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह अपेक्षित रूप से काम करता है या नहीं। यदि सीपीयू काम करता है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर एक दूषित कण या फोटोमास ने एकीकृत सर्किट के एक हिस्से को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे वह हिस्सा खराब हो जाता है। इन अर्धकार्यात्मक सर्किटों को तब वर्गीकृत या बिन किया जाता है जो अभी भी काम करते हैं। इन इंटेल 13वीं पीढ़ी के प्रोसेसर को i9, i7, i5 या i3 के रूप में बेचा जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सीपीयू की विभिन्न उत्पाद लाइनों के साथ कितने कोर कार्यात्मक हैं जिनके ऑनबोर्ड एकीकृत ग्राफिक अनुभाग दोषपूर्ण है। इन वेफर्स को दूसरी इमारत में ले जाया जाता है, जहां चिप्स को लेजर का उपयोग करके काटा जाता है, पलट दिया जाता है और एक इंटरपोजर पर रखा जाता है, जो एक मुद्रित सर्किट बोर्ड को कनेक्शन पॉइंट वितरित करता है, जबकि पीछे की तरफ एक सुरक्षात्मक गर्मी प्रवाहकीय कवर रखा जाता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लैंडिंग ग्रिड एरे को धारण करता है, जो मदरबोर्ड के साथ साथ विभिन्न विद्युत घटकों के साथ इंटरफेस करता है। इसके बाद एक एकीकृत हीट स्प्रेडर को शीर्ष पर लगाया जाता है और बिक्री के लिए पैक किए जाने से पहले पूरी असेंबली का अंतिम बार परीक्षण किया जाता है। अंत में सीपीयू अब मदरबोर्ड पर लगाए जाने और आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में स्थापित होने के लिए तैयार है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।